कहानी की शुरुआत होती है अचानक अंधेरे और तेज हवा की आवाज से। एक आदमी, रॉयस, आंखें खोलता है। वो चौंक जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ बादल और हवा, और तभी उसे एहसास होता है कि वो जमीन की तरफ गिर रहा है। उसके शरीर पर एक अजीब सा पैक बंधा है। रॉयस पूरी कोशिश करता है कि वो रस्सियां पकड़ ले और गिरने से बचे। पैराशूट अपने आप खुलता है और बड़ी मुश्किल से वो घने जंगल में आकर गिरता है। वो उठकर सांस लेता है। उसके कपड़े फौजी जैसे हैं, हाथ में हथियार है, लेकिन चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों झलक रहे हैं। वो इधर उधर देखता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल, अजीब, घना और डरावना। रॉयस अकेला नहीं है। थोड़ी दूर उसे और आवाजें सुनाई देती हैं। वहां अलग अलग लोग खड़े हैं और सबके चेहरे पर वही हैरानी। एक लंबा चौड़ा रूसी सैनिक, निकोलाई, उसके हाथ में भारी मशीन गन है। एक जापानी आदमी, हांजो, जिसके शरीर पर टैटू हैं और आंखों में सख्ती। एक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल का आदमी, कुचियो, जिसके पास शॉटगन है। एक अफ्रीकी वॉरलॉर्ड, मंबासा, काले कपड़े और गुस्सैल आंखें। एक महिला, इजाबेल, जो इजराइल की स्नाइपर है, ठंडी और प्रैक्टिकल। एक कैदी, स्टैंस, जिसके हाथ पर जेल का टैटू है और मुंह से बदतमीज बातें निकलती हैं। और एक साधारण सा दिखने वाला डॉक्टर, एडविन, जो बाकी सबके बीच में सबसे कमजोर लगता है। ये सब अचानक उसी तरह आसमान से गिरे थे जैसे रॉयस। हर किसी को याद है कि वो अपनी जगह पर था। निकोलाई रूस में, हांजो जापान में, इजाबेल किसी मिशन पर, और फिर अचानक बेहोश होकर यहाँ आ गए। रॉयस सबको गौर से देखता है। वो समझदार है, सैनिक है, और उसके चेहरे से लगता है कि वो सबका लीडर बनने वाला है। वो सबको कहता है, हमें यहाँ किसने लाया है ये नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, हमें यहाँ जानबूझकर फेंका गया है और किसी ने हमें यहाँ मरने के लिए लाया है। बाकी सब शक से एक दूसरे को देखते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, माहौल और डरावना हो जाता है। अजीब पौधे, आसमान का अलग रंग और एक अजीब सी खामोशी। इजाबेल नोटिस करती है कि सूरज की रोशनी वैसी नहीं है जैसी धरती पर होती है। रॉयस कहता है कि ये जगह अजीब है, शायद ये कोई ट्रॉपिकल एरिया नहीं बल्कि कुछ और है। अचानक उन्हें जमीन पर एक लाश मिलती है। लाश इंसान की है, लेकिन उसके शरीर पर अजीब कटे फटे निशान हैं, जैसे किसी ने उसे शिकार बनाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया हो। सब डर जाते हैं। स्टैंस मजाक में कहता है, ये क्या है, किसी जानवर ने किया है क्या? लेकिन रॉयस गंभीर होकर बोलता है, नहीं, ये किसी जानवर का काम नहीं, ये किसी शिकारी का काम है। जंगल के अंदर गहराई में जाने पर सबको अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कभी दूर से गरजने जैसी आवाज, कभी पेड़ों पर हलचल। रॉयस सबको चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन स्टैंस और कुचियो बार बार बदतमीजी करते हैं। रॉयस कहता है, तुम सबको पता है हम सब यहाँ क्यों हैं? हम सब अपने अपने जगहों पर किलर थे, प्रोफेशनल। किसी ने हमें यहाँ इसलिए चुना है क्योंकि हम इंसानों में सबसे खतरनाक हैं। थोड़ी देर बाद अचानक कुचिलो, ड्रग कार्टेल वाला, कहीं गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी चीख सुनाई देती है। जब सब दौड़ते हैं तो देखते हैं कुचिलो का शरीर जमीन पर पड़ा है, लेकिन जैसे ही वो लोग पास जाते हैं उसका शरीर अपने आप उठकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। रॉयस तुरंत समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप है, और सच में कुचिलो तो मर चुका था। उसके शरीर को किसी ने इस्तेमाल किया ताकि बाकी सबको बाहर निकाला जा सके। सब घबरा जाते हैं। रॉयस कहता है, ये जो भी है हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है और ये हमें धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते रॉयस और इजाबेल नोटिस करते हैं कि आसमान की बनावट अजीब है। बादल गोल आकार में घूमते हैं। रॉयस कहता है, ये जगह धरती पर नहीं है, हम किसी और ग्रह पर हैं और यहाँ हमें शिकारी की तरह छोड़ा गया है। बाकी सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन इजाबेल धीरे धीरे मान लेती है। रॉयस और बाकी सब अब धीरे धीरे मान चुके हैं कि वो किसी अजनबी जगह पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें यहाँ किसने लाया और क्यों? जंगल और भी घना होता जा रहा है। हवा में अजीब सी गंध है, कभी दूर से गुर्राने की आवाज, कभी पेड़ों की टहनियों का हिलना। ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है,
लेकिन दिखाई नहीं देता। इजाबेल धीरे से रॉयस से कहती है, ये वही है जो मैंने पहले सुना था, कुछ हमारी हर हरकत देख रहा है। रॉयस चुपचाप इधर उधर देखता है। अचानक उसकी नज़र एक पेड़ की शाख पर जाती है जहाँ कुछ हलचल होती है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है वहाँ कुछ नहीं होता। स्टैन्स मजाक उड़ाते हुए कहता है, शायद तुम्हें डर लग रहा है भाई। लेकिन रॉयस गंभीर आवाज में कहता है, नहीं, हमें कोई देख रहा है और वो इंतजार कर रहा है सही वक्त का। अचानक मोम्बासा को जमीन पर कुछ अजीब धातु जैसी चीज नजर आती है। वो सबको बुलाता है। वहाँ कई सारे ट्रैप्स लगे होते हैं। ध्यान से देखने पर सबको लगता है कि ये ट्रैप इंसानों ने बनाए हैं, लकड़ी, रस्सियां और कांटों से। इतने में अचानक एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और मोम्बासा ऊपर हवा में लटक जाता है। सब उसे निकालने दौड़ते हैं। रॉयस कहता है कि ये ट्रैप किसी और इंसान का बनाया हुआ है, शायद कोई पहले से यहाँ मौजूद है। कुछ देर बाद अचानक उन्हें कोई आवाज आती है। पेड़ों के बीच से एक भारी भरकम आदमी निकलता है। उसका शरीर गंदा है, कपड़े फटे हैं और वो किसी पुराने फौजी जैसा दिखता है। उसका नाम है नोलैंड। नोलैंड बताता है कि वो यहाँ कई सालों से फंसा हुआ है। जब उसे यहाँ लाया गया था तो वो भी इसी तरह गिरा था, लेकिन बाकी सब मारे गए और वो अकेला बच गया। अब वो छुप छुप कर इस ग्रह पर जिंदा है। वो उन्हें अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले जाता है, एक पुराना जहाज जैसा स्ट्रक्चर। नोलैंड सबको बताता है कि यहाँ कई सालों से शिकार का खेल चल रहा है। ये जगह प्रेडेटर्स का शिकार ग्रह है। प्रेडेटर्स अलग अलग ग्रहों से खतरनाक प्राणियों को यहाँ लाते हैं, इंसान, जानवर, मॉन्स्टर, और फिर उनका शिकार करते हैं। नोलैंड कहता है, ये लोग शिकारी नहीं, ये खेलते हैं और हम सब इनके खिलौने हैं। सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। रॉयस पूछता है, ये हमें क्यों चुनते हैं? नोलैंड जवाब देता है, क्योंकि हम इंसानों में सबसे खतरनाक हैं। कातिल, सैनिक, अपराधी, तुम सब वो हो जो दूसरों का खून बहाने में माहिर हो। इन्हें यही चाहिए, सबसे बेहतरीन शिकार। रात को जब सब नोलैंड के ठिकाने पर आराम कर रहे होते हैं तो रॉयस नोटिस करता है कि असल में नोलैंड पागल हो चुका है। इतने साल अकेले जीने से उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है। वो चाहता है कि रॉयस और बाकी सब उसके ठिकाने पर रह जाए ताकि उसके पास उनका सामान और खाना रहे, लेकिन रॉयस तुरंत उसकी चाल समझ लेता है। वो नोलैंड से भिड़ जाता है। तभी अचानक बाहर से प्रेडेटर्स का हमला हो जाता है। अब पहली बार हमें प्रेडेटर्स दिखाई देते हैं। बड़े बड़े शरीर, हाईटेक हथियार और उनके चेहरे पर डरावना मास्क। उनके पास प्लाज्मा गन और इंफ्रारेड विजन है। वो इंसानों को गर्मी से पहचान सकते हैं। एक प्रेडेटर सीधे ठिकाने की दीवार तोड़कर अंदर घुसता है। रॉयस और बाकी सब मुश्किल से बाहर भागते हैं। नोलैंड को प्रेडेटर्स वहीं मार डालते हैं। अब कहानी और डरावनी हो जाती है। इंसान भाग रहे हैं और प्रेडेटर्स उनका पीछा कर रहे हैं। निकोलाई मशीन गन से गोलीबारी करता है, हांजो तलवार निकालता है, इजाबेल अपनी स्नाइपर गन से निशाना साधती है, लेकिन प्रेडेटर्स हर बार उनसे तेज और स्मार्ट निकलते हैं। रॉयस सबको संभालता है और कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन्हीं की तरह सोचना होगा। हमें शिकारी बनना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। इस पूरे हंगामे में धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि प्रेडेटर्स एक टीम की तरह शिकार कर रहे हैं और ये खेल तब तक चलेगा जब तक इंसान या तो मारे न जाए या पूरी तरह हार न मान ले। इजाबेल रॉयस से कहती है, हम यहाँ से बचकर निकल ही नहीं सकते। ये ग्रह हमें कैद करने के लिए ही बना है। रॉयस उसकी आंखों में देखता है और कहता है, नहीं, अगर उन्होंने हमें यहाँ शिकार के लिए लाया है तो हम शिकारी से शिकारी बनेंगे।